गया है वो खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। आईसीटी तक बोला गया था आपको। बाकी उसके बाद हाँ। मैंने आप लोगों को बोला है ना कि मतलब टाइम ही कहाँ रहेगा, बाकी 2 क्लास जो होगी वो आपकी अम्मा सर लेंगे, वो आपको मैथ पढ़ाएंगे शायद, फिर वो सेकंड पेपर भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, 9th यूनिट जो बची हुई है। फिर मैंने आप लोगों को बोला है कि मुझे जो टाइम रहेगी मैं बताऊंगा, अगर उस टाइम में आप लोग कुछ पढ़ना चाहेंगे तो फिर देखते हैं उसमें करेंगे। अभी तो ये भी नहीं आया ना, डेट शीट भी नहीं आया, फॉर्म भी नहीं आया, और कितने जून के कितने का एग्जाम होंगे। हाँ नहीं, अगर डेट डिक्लेयर की गई है ना तो कोई वो नहीं है, आ भी सकती है। अभी देखिए सीयू सेट का मामला हो गया है ना, तो हो हाँ। सकता है कि फिर इसका भी आ जाए जहाँ उसका एग्जाम हो। तो फॉर्म कितना आपको दिन देते हैं? 15 दिन देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 18 दिन। हम्म, अगर मतलब एक थोड़ा सा मंथ। बढ़ नहीं, अगर जुलाई में भी चला जाए तो मेरे ख्याल से और टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। हो सकता है 2023 के भी पीवाई क्यूज कहीं ना कहीं बाजार में आ जाए, तो और अच्छा हम्म। मौका मिल जाएगा आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने का। और अगर ना भी मिले तो 22 का इनफ रहेगा, उसी को अच्छे से कर लीजिए, बहुत है। जी। तो यकीनन हम मतलब ये मान के चले कि हमारे पास एक महीना है अभी। हाँ हाँ हम्म। बिल्कुल वही मान के चलिए। और इसमें मतलब ये आप लोगों के जहन में रहे कि कम से कम 2022 का, 21 का, 20 का इतना क्वेश्चन तो हमें एकदम अच्छे से करके जाना है। कम से कम 2 2 बार इन सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए 22 का आपके लिए नया है ना, तो कम से कम 22 वाले क्वेश्चन को, एक वो क्वेश्चन होते हैं आपके लिए जो आपको समझ में आता है, जिसकी सारी चीजें आपको समझ में आती है, तो वो आपके लिए विलन है। मतलब उसमें ज्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चन हमने बोला कि बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरते हैं ना, और कुछ हम्म। साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसको आप पढ़ भी नहीं सकते आप, मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए आप अपना टाइम भी नहीं दे सकते। तो उन क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, यानी ऐसा पढ़ना है ताकि वो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है या फिर उसका जो सही आंसर दिया गया वो सारी चीजें भी आपको याद रहे। क्योंकि हो सकता है कि अगर पीवाईक्यूज रिपीट किया जाए तो उसमें से कोई एक लाइन मैच द कॉलम वाला होगा, तो कुछ एक अक्षर उठा के वहां पर रिपीट कर दिया, कोई भी एक वर्ड उठा दिया जाए, या वही क्वेश्चन टोटल दे दिया जाए। ठीक है। तो आंसर हमें सबका जानना, चाहे हमें समझ में आए या ना आए, ठीक है। हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर जानना है कि इसका सही आंसर एनटीए की जानिब से यही दिया गया है। हम्म। हाँ हाँ, ऐसा ही एक बार करे तो भूल जाते हैं, दो तीन मरतबा बिल्कुल तो बिल्कुल कर। नहीं, एक बार में तो नहीं याद होगा। एक बार में वही क्वेश्चन याद होगा जिसका कंसेप्ट आपको बिल्कुल 100% क्लियर है, ठीक है। हम्म। और बाकी तो कम से कम मेरे ख्याल से आपको टाइम मिले तो 3 बार कर लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ। 2 बार तो मैं कम ठीक। बोल रहा हूँ, 3 बार कर लीजिए, तभी सारे ऑप्शन जो है वो आपको याद रहेंगे एकदम अच्छे से। वरना तो ये तो होती है, कंफ्यूजन हो ही जाती है, सही बात। जी जी, ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 83। तो इसमें क्या पूछा गया है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्ट ऑफ obtaining a password or other confidential information from a person within an organization by using unauthorized means, ठीक है, unauthorized means such as the pinning as emergency situation। कहने की कौन सा एक तरीका है पासवर्ड या दूसरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हासिल करने का एक पर्सन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस तरीके से? बाय यूजिंग अनऑथराइज्ड मीन्स, यानी इलीगल तरीके का इस्तेमाल करके। जैसे आपने इमरजेंसी सिचुएशन का बहाना बनाया, फेनिंग एज द इमरजेंसी सिचुएशन। फेनिंग का मतलब क्या होता है? बहाना मारना या इस तरीके से झूठ बोलना। तो जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी बंदे से आपने उसका पासवर्ड हासिल किया, या उसकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल यानी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने उसको उससे क्या किया, हासिल किया, किस तरीके से हासिल किया? इलीगल तरीके से। और वो इलीगल तरीका आपका क्या है कि आपने इमरजेंसी सिचुएशन का के लिए झूठ बोला। यानी आपने कुछ ऐसा बोला कि भाई जल्दी जल्दी आप अपना पासवर्ड दे दो, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। कुछ इस तरीके से झूठ बोल के आपने क्या कर लिया है, उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके पासवर्ड को आपने हासिल कर लिया है। तो इस तरीके के अटैक को आप क्या बोलोगे? सोशल इंजीनियरिंग बोलोगे, ट्रोजन हॉर्स, या पासवर्ड क्रैक, या स्टेपिंग स्टोन अटैक? क्या बोलोगे? तो लास्ट वाला ऑप्शन। नहीं, देखिए ये एक तरीके का न्यू क्वेश्चन है ना, मतलब इसमें डिफिनीशन ही दी गई है जो भी आपसे पूछा गया। देखिए इसको, ये तो आपको मालूम है ना, तो इसको तो आप इलिमिनेट करोगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर एनटीए की जानिब से दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है या किस तरीके से इसमें फ्रॉड किया जाता है, मतलब किस तरीके से आपको लिया जाता है, वो यही सिंपल सी डिफिनेशन देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये है सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है।
और बाकी अगर आप देखेंगे ये पासवर्ड क्रैक क्या होता है और ये स्टेपिंग स्टोन अटैक, देखिए स्टेपिंग स्टोन अटैक जो होता है ये बिल्कुल एक तरीके से हैकिंग, नेटवर्क को हैक करने का एक तरीके का ये तरीका, ये बहुत लंबी है, एक तरीके से बहुत लेंथी, मतलब इसकी मतलब ये थ्योरी भी है, एक तरीके से लेंथी चीज भी ये है। तो इसको मेरे ख्याल से आप लोग ना जाने तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा तो मैं भी इसको छोड़ दिया। मैंने कहा कि अगर ऑप्शन में दिया गया है तो इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा अपना टाइम बर्बाद नहीं कर, मतलब बहुत लंबी चीज ये है, ठीक है। और नेटवर्क से रिलेटेड है, तो नेटवर्क आपका मतलब कोई ऐसी छोटी एरिया नहीं है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हैकर वगैरह इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बड़े टाइप्स के हैकर होते हैं, और इसके अलग अलग पार्ट बने हुए हैं स्टिपिंग स्टोन अटैक के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पासवर्ड क्रैक होता है ये क्या होता है? पासवर्ड क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एन अननोन और फॉरगेटन पासवर्ड टू अ कंप्यूटर और नेटवर्क सोर्स। तो पासवर्ड क्रैकिंग वही होता है कि जिसमें अननोन यानी ना मालूम या भूले हुए पासवर्ड को आइडेंटिफाई करने का, जानने का एक अमल है, चाहे वो आपके कंप्यूटर का हो या नेटवर्क रिसोर्स का हो, ठीक है। यानी बस इसमें यही टर्म याद रखना है कि टू आइडेंटिफाई एन अननोन या फॉरगेटन पासवर्ड, ठीक है। तो ये वही है। बाकी आपके लिए इस क्वेश्चन में एक न्यू चीज ये थी, सोशल इंजीनियरिंग जो ये दिया गया है, इसकी ये डेफिनेशन है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, अपने जहन में रखिएगा। इस तरीके के बदल के क्वेश्चन बन सकते हैं लफ्जों को चेंज करके, ठीक है। तो ये यानी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या इस तरीके से आपको कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन की जगह कोई ऐसी चीज डाल सकते हैं, कॉलेज भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, यानी जहां पर आप इस तरीके से वर्कर से ऐसा झूठ बोल के आप क्या करते हो, उनकी इंफॉर्मेशन को हासिल करते हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 84। विर्चुअल इथनोग्राफी इज लोकेटेड इन एन, यानी विर्चुअल इथनोग्राफी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आपको मालूम हो तो आपने पढ़ा इथनोग्राफी क्या होता है, कल्चर की स्टडी जिसमें हम करते हैं ना। तो कल्चर की स्टडी अगर आप करोगे तो आप कहाँ पर, मतलब कल्चर मतलब बहुत सारे एक तरीके से मुख्तलिफ कल्चर के लोग आपको कहाँ मिल सकते हैं। और विर्चुअल का क्या मतलब होता है, जो आईसीटी बेस्ड हो, है ना। तो ये कहाँ पर आएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर, टेक्निकल या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, किसके अंदर आ सकता है? ऑप्शन बी, टेक्निकल टेक्निकल। टेक्निकल इन्वायरमेंट। हाँ ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टेक्निकल इन्वायरमेंट के अंदर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 85। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर मूक्स प्लेटफॉर्म, यानी फॉलोइंग में से कौन सा मूक के प्लेटफॉर्म है? गूगल मीट, कोर्सेरा, जूम, फ्यूचर लर्न या टर्निटिन? टर्निटिन। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, ठीक। और कोई बताए? देखिए गूगल मीट तो नहीं आएगा ना, गूगल मीट। हाँ जी बोलिए। डी एंड डी एंड सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी में तो सी दिया है ना, जूम भी नहीं नहीं है सर, तो। ऑप्शन बी बी बी। ऑप्शन बी। हाँ नहीं, देखिए इसमें जो है ना, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है, जिसने भी बोला है। ये जो आपका है ना, एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर होता है, टर्निटिन जो होता है एक सॉफ्टवेयर भी होता है, एक वेबसाइट भी होती है, यानी इस नाम से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मूक के प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी मूक के जो मशहूर मशहूर प्लेटफॉर्म है, जैसे आपके कोर्सेरा है, ईडीएक्स है, ठीक है, और आपके इंडिया से स्वायम है, आपका निप्टल है, इसी तरीके से उस दिन मैंने आपको कुछ लिस्ट दिया था खान जो। अकेडमी। जी, तो ये है, इसमें से एक आपको न्यू मिल गया है ना, एक न्यू नाम सुनने को मिल गया, फ्यूचर लर्न, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 86, यानी इस बार ना आपके बीसीसी सीसीसी से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हल होने वाला है। कह रहे हैं कि मोहित हैज सेंट एन ईमेल टू बॉबी, डैनी एंड अशोक हैज शो बिलो। कह रहे हैं कि मोहित ने मतलब ईमेल भेजा बॉबी को, डैनी को एंड अशोक को, जो नीचे आपको एक तरीके से शो किया गया है। देखिए फ्रॉम में कौन है, मोहित है, टू में बॉबी है, सीसी में डैनी है, बी सीसी में कौन है, अशोक है। और जो ईमेल का सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट अपडेट डियर पुलिस ना, प्लीज नोट दैट टुमारोज मीटिंग हैज बीन कैंसिल्ड रिगार्ड्स मोहित, यानी मोहित की जानिब से सब्जेक्ट में ये मैसेज लिखा गया है। तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका जो होगा वो करेक्ट होगा? इसमें कह रहे हैं कि बॉबी एंड डैनी आर अवेयर दैट अशोक रिसीव द ईमेल, यानी बॉबी एंड डैनी जो है उनको मालूम होगा कि अशोक ने ईमेल रिसीव किया, या इसी तरीके से डैनी को मालूम होगा कि अशोक एंड बॉबी एंड मतलब इसने क्या किया, ईमेल को रिसीव किया है। और सी में क्या है, अशोक अवेयर दैट बॉबी एंड डैनी रिसीव्ड ईमेल, या डी में आपको कहा गया है कि आर रिसिपिएंट्स आर अवेयर दैट द अदर्स रिसीव ईमेल। तो इसमें क्या सही होगा? सी ऑप्शन। सी सी सी, एक मिनट, ऑप्शन ए किसने बोला? सी बोला था, सी।
हाँ देखिए इसमें क्या है, अशोक, हाँ अशोक इज अवेयर दैट बॉबी एंड डैनी रिसीव द ईमेल। हाँ ठीक है, अशोक में कौन है, अशोक बीसीसी में है ना, तो वो ये वाला सबको बंदा जो, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये सबको मतलब जानेगा कि किसने किसने क्या किया है, ईमेल को रिसीव किया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 87। अब देखिए ये आपकी ये सारी चीजें जो आपकी कभी नहीं, मतलब सर्च इंजन से क्वेश्चन आपके पूछे गए, लेकिन वो सर्च इंजन जिसका मैंने कभी भी ऑप्शन में नहीं देखा था उनके नाम को, बट वो आपके इस क्वेश्चन के अंदर वो नाम आए हुए हैं। ठीक है, पहले आपके कुछ मशहूर मशहूर जो थे वही हमेशा रिपीट होकर आते थे, लेकिन इस बार मैं कह सकता हूँ 2-3 जो है वो नाम मतलब न्यू आ गए हैं यहाँ पे। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेब सर्च इंजन, कौन सा जो है एक सर्च इंजन है, डक डक गो, गूगल, याहू सर्च, बीइंग या पिंटरेस्ट। सर हमारा ये होगा बी और सी एंड डी। ऑप्शन ए सर। नहीं ऑप्शन ए ही रहेगा। नहीं, ये ऊपर वाला जिसको आप सर इलिमिनेट ऊपर कर वाला रहे ये हो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। बी सही हो हाँ जाएगा सर, ए बी ऑप्शन डी आएगा। है। ठीक है, ये पिंटरेस्ट का क्या है, ये जिसमें मतलब ये मैक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, यानी ट्विटर की तरह ये भी होती है। ठीक है, अभी उस दिन हमने जो लिस्ट देखी थी उसके अंदर ये था पिंटरेस्ट, और ये आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में भी था। ठीक है, तो ये आपकी मैक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है यानी ट्विटर की तरह, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर ना कुछ इस तरीके से आपसे तरतीब भी लगाने के लिए पूछ सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है ना, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद बीइंग इस्तेमाल होता है, फिर याहू है, फिर यंडेक्स है, फिर बैदू है, इसी तरीके से डक डक गो। ठीक है, तो ये जो है आपके सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो है वो गूगल है, फिर उसके बाद बीइंग है। देखिए कभी कभी आपके मोबाइल पर भी याहू वाला खुल के आ जाता है, जैसे मेरे लैपटॉप पे जो है वो हमेशा याहू ही खुलता है, और मेरे मोबाइल पे कभी कभी ये बीइंग वाला खुलता है, गूगल भी रहता है लेकिन बीइंग भी खुलता है। जी सर क्रोम कितने परसेंट? जी सर क्रोम जी, क्रोम जो है वो आपका सर्च इंजन नहीं है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन ओपन होता है। ठीक है, क्रोम जो है आपका वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। ठीक, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है, बट सर्च इंजन जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होता है। जैसे जब भी आप क्रोम खोलते हो तो क्रोम के अंदर आपका गूगल खुलता है, तो गूगल एक सर्च इंजन है जहां पर आप सर्च करते हो। ठीक ठीक है, हाँ तो मतलब अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो मैंने पहले भी बोला है, आप वो आईसीटी की पिछली मतलब शुरू से 5-6-7 क्लासेस देख लीजिए, उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, तो आपके जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये सर्च इंजन के ताल्लुक से पूछा गया है। ठीक है, यानी जहां पर आप चीजों को सर्च करते हैं, गूगल पे आप सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल बार आपका खुलता है वेब ब्राउजर के अंदर, उस पर आप चीजों को सर्च करते हैं, इसी गूगल की तरह काम बिंग भी करता है, याहू भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। ठीक, चलिए तो ये मतलब मैंने इसको इस वजह से ऐड किया है कि मतलब कुछ इस तरीके से आपसे या असेंडिंग डिसेंडिंग पूछा जा सकता है, जब आता है क्वेश्चन तो कुछ मतलब आप सिंपल से अपने जहन में रख सकते हैं कौन सा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए with respect to telecommunication which of the following forms of communication are synchronous, यानी synchronous पूछा गया, ईमेल, इंस्टाग्राम पोस्ट, ब्लॉगिंग, टेलीफोन कॉल्स या इंस्टेंट मैसेजिंग, कौन सा जो होगा एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन फॉर्म होंगे। ऑप्शन नंबर बी। ए बी सी डी बी ए सी बी सी, ऑप्शन ए सही होगा ऑप्शन सर बी। इसका। डी सी सर ऑप्शन बी हो जाएगा। जी फखरुज़मा आप डी डबल जेआरएफ के हकदार हैं। नहीं सर, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, सर ये डी ये नहीं एंड होगा, ये डी ई। ही होगा सर, हाँ डी। ये होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, डी और ई। इंस्टेंट मैसेजिंग का क्या मतलब होता है, लगातार मैसेज, एक इसी तरीके से एक गूगल हैंगआउट होता है ना, मतलब जिसके अंदर ये मतलब चैटिंग वगैरह होती रहती है, वो भी टेलीकम्युनिकेशन की शक्ल में होता है, यानी टेलीफोन के शक्ल में होता है। टेलीफोन का शक्ल का मतलब क्या है कि यानी आप जब भी बात करोगे हमेशा वो ऑनलाइन होकर ही वहां पर काम होता है, इस तरीके से व्हाट्सएप वाली चीज वहां पर नहीं होती है। ठीक है, तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग ही उसी का एक हिस्सा होता है। तो टेलीफोन कॉल्स और ये सिंक्रोनस सेम टाइम पे होते रहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इससे भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये भी वही मतलब उसी टॉपिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका है 89। कुछ कंप्यूटर्स की टर्म दी गई हैं और कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है यहाँ पर। तो ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, मैच करना है, जल्दी बताइए।
ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग 4 आंख लगा कर देखा कीजिए, जल्दी जल्दी, बस गलत ना हो, ये ध्यान में रहे। ठीक है सर। लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन सही होगा सर। हाँ देख लेते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके जो होते हैं, लाइनक्स यानी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इनपुट डिवाइस में आपका क्या आ जाएगा, इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट में आपका प्रिंटर आ जाएगा, और इसी तरीके से सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी पेन ड्राइव आ जाएगी, ठीक है। तो इस एतबार से आप देख लीजिए 13B1C4, हाँ ऑप्शन नंबर 4 ही जो है इसका सही आंसर है। चलिए हमारे सीट में आया था वो जो वाला, जो आपने भी दिया था ना, आपने भी वो वाला, उसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। तो हाँ उस मतलब उस शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन आज मुझे मिला है, ठीक है। मतलब मैं देख रहा था जब ले रहा था तो उसमें आया, अभी देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 90, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्रेसिंग अ डेटा फाइल ना। कंप्यूटर के रिस्पेक्ट के साथ कौन सा मतलब एक डेटा फाइल को कंप्रेस करने का पर्पस क्या है। कंप्रेसिंग होती है ना, मतलब फाइल को आप लोग क्या करते हो, कंप्रेस करते हो। तो इस कंप्रेस सर, का माना क्या है, क्या किया बड़े जाता से है। छोटा। हाँ तो देखिए इसमें दिया टू इंस्क्रिप्टेड डेटा, क्या मतलब एक तरीके से डाटा को आप लोग लॉक कर देते हो, या उसकी स्टोरेज कैपेसिटी या उसके स्टोरेज स्पेस को आप कम करते हो, या इसी तरीके से टू इंक्रीज ट्रांसमिशन टाइम ओवर अ नेटवर्क ना। ये एक नेटवर्क पर एक तरीके से जो ट्रांसमिशन की टाइम होती है, यानी ट्रांसफर करने की जो टाइम होती है, उसकी स्पीड को एक तरीके से आप बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो। टू अलाउ द फाइल टू बी रेडी बाई अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, ये एक तरीके से फाइल को आप अलाउ करते हो रेडी होने के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशन के जरिए। तो मतलब अगर किसी भी फाइल को कंप्रेस किया जाता है तो उससे क्या होता है। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी बी सर। हाँ ठीक है बिल्कुल, मतलब इसको देखिए हर कोई इस्तेमाल करता है ना। जिसे होता है आप देखेंगे एक आई लॉ पीडीएफ करके एक वेबसाइट होती है, इस तरीके से उसकी मतलब वो बनी होती ना, आई लॉ पीडीएफ करके, मतलब आप लोग इस्तेमाल भी किए होंगे। तो उसमें मतलब जी जी। सारे ऑप्शन बने होते हैं ना। उसमें क्या है कि अगर किसी भी जैसे कि फॉर्म वगैरह भरते हैं, अगर आपका फोटो इस तरीके से छोटा करना है, साइज उसकी कम करनी, किसी भी पीडीएफ को क्या करना है, छोटा करना, तो ये सारी चीजें आपकी इससे मतलब अगर आप पीडीएफ को छोटा करते हो तो उसी को हम बोलते हैं, उसी प्रोसेस को कंप्रेसिंग बोलते हैं ना। तो यानी वो क्या होती है, उससे हमारी फाइल जो होती है वो कम हो जाती है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 91, ये हम मतलब हम ही लोगों की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था एलएमएस का, यानी हम कह सकते हैं एलएमएस से ये सबसे पहला क्वेश्चन हम ही लोगों की शिफ्ट में इससे बुनियाद रखी गई थी। और जबकि एलएमएस से यानी इस नाम से है ना, हमने कितना क्वेश्चन आगे कर लिया है। एलएमएस से हमने आगे कितना क्वेश्चन किया, असर्शन रीजनिंग वाला भी किया है, मतलब स्टेटमेंट वाइज वाला भी किया, मैच द कॉलम में भी किया है। और ये क्वेश्चन सिंपल सी इसकी एक तरीके की डिफिनेशन है, ये देकर पूछी गई थी, बट बदकिस्मती से ये मेरा गलत हो गया था, गलत हुआ बस सक्सेस मिला, ठीक है। तो एलएमएस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि किसके लिए यूज किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज, authentication, documentation, transfer, reporting and designing educational course, administration, documentation and depository of e-resources, authentication, reporting, analysis and depository of e-resources। यानी एक एलएमएस सिस्टम की सॉफ्टवेयर की एक तरीके की डिफिनेशन ये है। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए पक्का लॉक कर दो। ठीक, और कोई कुछ बताएगा इसमें। सर ये होगा। हाँ हाँ, ठीक, ये बिल्कुल हो सही बताया आप लोगों ने। टीचिंग के अंदर हमने जब इससे क्वेश्चन पढ़ा था तो इसकी इसी तरीके से डिफिनेशन हमने बताई थी कि आपकी इसी डिफिनेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है, ये जितनी जितनी टर्म यहाँ पर लिखी गई है उसको एज इट एज आप नोट कर लीजिए, अपने जहन में रखिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्ट एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज, ठीक है। तो ये सिंपल से इसकी डिफिनेशन है। इससे फिर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकता है ये क्वेश्चन, या इस तरीके से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एलएमएस मतलब किस कंपोनेंट, मतलब इसके अंदर कितने कंपोनेंट है, या कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो आपको ये से ए बी सी डी करके यही ऑप्शन दे देंगे, एक में एडमिनिस्ट्रेशन लिख देंगे, बी में डॉक्यूमेंटेशन लिख देंगे, सी में कुछ लिख देंगे, डी में कुछ और लिख देंगे, इसी तरीके से देकर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप ऐसे ही नोट करके अपने जहन में रखिएगा, ठीक। चलिए देखिए ये भी हम ही लोगों की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन है तो काफी आसान, ठीक है, लेकिन इसका बनाने का जो एक तरीके का तरीके अमल है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि जैसे कि यहाँ पर जो आपसे नंबर दिया गया है, ठीक है, तो ये मान लीजिए एक तरीके से 16 यहाँ पर लिखा गया है, तो हम कह सकते हैं ये छोटी वैल्यू है, तो आप आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 16 के बजाय अगर यहाँ पर 64 लिखा होगा
या इस तरीके से हम कह सकते हैं 64 गुना 128 अगर लिखा होता, कुछ इस तरीके से लिखा होता, तो आपको डिवाइड करने में या इस तरीके से मल्टीप्लाई करने में वहां पर टाइम लग जाएगा। बस इसका जो तरीका है निकालने का वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, लेकिन उम्मीद यही है कि मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको निकालने का तरीका मालूम हो, आपके पास टाइम हो, तो आप एग्जैक्ट निकाल के क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ये हम ही लोगों की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, और इस तरीके के क्वेश्चन जो है मतलब हम कह सकते हैं 2022 से ही इसकी शुरुआत हुई है। एमबीजीबी के जो कुछ इस तरीके से थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अ मूवी रिक्वायर्स मतलब 16 गीगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज, यानी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक कोई भी मूवी आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो 16 जीबी है ना, 16 जीबी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट कर रही है। यानी मूवी जो है अगर आपके पास 16 जीबी की स्टोरेज होगी या उतनी मेमोरी खाली होगी तभी वो मूवी उसके अंदर आ सकती है। कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डाउनलोड दिस मूवी इफ द डाउनलोड स्पीड इज 64 मेगाबाइट्स पर सेकंड, यानी एमबी है। तो कह रहे हैं कि कितना लंबा समय ये लेगी या कितना लंबा टाइम ये लेगी ये मूवी डाउनलोड होने में। कह रहे हैं कि अगर डाउनलोड की जो स्पीड है वो 64 MB पर सेकंड है। देखिए आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उसके अंदर स्पीड वाला ऑप्शन होता है, अगर आप स्पीड को ओपन कर देंगे तो आप कहीं पर भी जाते हैं अगर किसी भी चीज को डाउनलोड करते हैं तो उसमें स्पीडिंग आपको बताता है। जैसे होता है ना यार मतलब 8 MB पर सेकंड मेरा डाउनलोड हो रहा है, इस तरीके से हम बोलते हैं मिनट के एतबार से हमारा डाउनलोड हो रहा है। हर किसी को ये चीज मालूम है ना कि अगर आपका नेट बहुत फास्ट चलता है तो हम बोलते हैं यार 8 MB जो है पर सेकंड जो है स्पीड जो है वो बढ़ रही है। तो इसमें जो आपकी डाउनलोड की स्पीड बताई गई है वो कह रहे हैं कि 64 MB पर सेकंड है, और प्लस यहाँ पे फार्मूला दिया गया है कि 1 KB जो है वो 1024 बाइट के इक्वल है। ये सारी चीजें हमें मालूम है कि 1 KB जो होती है 1024 बाइट्स की होती है, और 1 MB जो होती है वो 1024 KB की होती है। इस तरीके से जो हमारी हायरार्की बढ़ती रहती है ऊपर से नीचे की तरफ, वो सारी चीजें हमें मालूम है। ठीक है, इतना सबको मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हो तो वो मतलब 16 GB स्टोरेज आपकी खाली होनी चाहिए तभी वो मूवी आपके स्टोरेज में आएगी। तो कह रहे हैं कि अगर आप डाउनलोड कर रहे हो उसकी डाउनलोडिंग की जो स्पीड है वो 64 MB पर सेकंड है, तो कितने सेकंड में मतलब आपकी मूवी जो है वो डाउनलोड होगी? 64, 128 या मतलब 256 या 512? कुछ मालूम है? ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सी ठीक, होगा। ठीक है। ऑप्शन सी तो है, बट ये निकलेगा कैसे एग्जैक्टली हम कैसे जानेंगे ये 256 आया है? ये तो तुक्का मार के हम भी आए थे इसको, बट ये सही निकला। ठीक है, देखिए इसका जो तरीका है निकालने का ना, मतलब इसमें जो 16 GB आपसे पूछा गया है ना, तो आप क्या करोगे 1024 से 16 को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई ही बोलते हैं ना इस ज़रब करने को, मुझे तो भूल गई सारी चीजें मैथ वाली। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, ठीक है। तो 1024 से आप 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आपको क्या करना है 64 से तकसीम करना है। यहाँ पर जो 64 मतलब वो दिया गया है ना 64 MB, तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो निकल के आएगी वो 256 आएगी। आप लोग मोबाइल से कर लीजिए, वैसे भी करके देख लीजिए, इसका निकालने का जो तरीका है वो यही है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने कहा कि आप 64 से आपको तकसीम करना है, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से, यानी 16,384 इसकी वैल्यू, यानी अगर आप जरब करेंगे तो 16,384 इसकी वैल्यू आ रही है जरब करने पे। अब ये 16,384 को, ठीक है, आप 64 से अगर तकसीम करोगे तो इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? काफी टाइम लगेगा। जिसका मैथ बहुत ज्यादा वीक है उनको काफी टाइम लगेगा। कुछ लोगों का मैथ इतना अच्छा होता है वो पता नहीं कैसे एक वैल्यू 4 से मतलब एक वैल्यू से करके बहुत जल्दी इस तरीके के क्वेश्चन को वो कर लेते हैं। ठीक है, तो अब 64 से जब इसको आप तकसीम दोगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो निकल के आएगी 256 सेकंड। आप मोबाइल से करके देख लीजिए। मतलब देखिए ये तो हाँ, मतलब आपको ये तरीका मालूम हो गया ना। हो सकता है कि मतलब कुछ इससे छोटी वैल्यू आपको दे दी जाए, मान लीजिए यहाँ पर 16 दिया है, कुछ इस तरीके से 4 GB दे दें, यहाँ पर कुछ 2 GB दे दें या 8 GB दे दें, कुछ इस तरीके की वैल्यू दे दें। अगर 8 है मतलब 8 से 10 तक के अंदर में हो, है ना, या इस तरीके से 16 तक के अंदर में हो, तो 16 का पहाड़ा भी आप आसानी से मतलब याद कर सकते हैं, या 16 का पहाड़ा आप आसानी से लगा भी सकते हैं। बस 64 का आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, मतलब 64 सर इसका तुक्का बेटर है। हाँ मतलब 64 वाला, जैसे अगर मतलब 20 के पहाड़े के अंदर में आ जाता है कुछ इस तरीके का तो आप आसानी से बना सकते हो। वरना फिर आपके पास टाइम हो तो आप बहुत मेहनत में माहिर हो भाई तब आप इसको लगाइएगा, वरना तुक्का मार के निकल जाइएगा। ठीक है, बस तरीका जो है निकलने का वो यही है। समझ में आया? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर जी। हाँ ठीक है, लिख लीजिए कहीं पर मतलब कुछ इस तरीके से लिख लीजिए बना के। इससे मतलब जी। छोटी वैल्यू के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं अगर ये पूछा गया है तो बड़ा भी पूछा जाए।
मतलब आपको 4 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, ठीक है, 16 भी दे सकते हैं, कुछ इस तरीके के अंदर में भी दे सकते हैं। अगर इस तरीके से दे देंगे तो आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि आप आसानी से उनका टेबल भी आपके पास मतलब आपको याद भी होगा और आसानी से आप उसको बना भी सकते हो। चलिए देखिए, वो जो क्वेश्चन कल आप लोग बोल रहे थे, ये भी हम ही लोगों की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हुए थे, ये भी आया था इससे पहले वाला जो है, यानी 3 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93, अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम द स्लोवेस्ट टू द फास्टेस्ट स्पीड। तो यानी स्पीड के मुताबिक आपको सबसे स्लो से सबसे फास्ट तक आपको अरेंज करके बताना है कंप्यूटर मेमोरी को। मेन मेमोरी है, और इसी तरीके से ये कौन है, कैश का लेवल 2 है, हार्ड डिस्क है, कैश का लेवल 1 है, CD रोम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी Yes, सर, sir. सर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। Yes. बी सर, बी Yes. ए, एक मिनट, सर ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए। देखिए ठीक है इसमें क्या है, स्लो पूछा गया है ना, स्लो पूछा गया स्पीड के, तो हमें मालूम है कि सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी होती है वो स्टोरेज में बड़ी होती है ना, बट अगर देखा जाए स्पीड के मुताबिक जो है वो हमेशा छोटी होती है ना। तो CD रोम जो है, ठीक है, तो सबसे छोटी आपकी CD रोम हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जाओगे हार्ड डिस्क ना, तो हार्ड डिस्क है। फिर उसके बाद आप ए पे जाओगे, मेन मेमोरी पे जाओगे, फिर उसके बाद आपका लेवल बढ़ेगा, लेवल 2 पे जाओ पहुंचोगे, फिर उसके बाद कैश का लेवल 1 जो होगा ये बड़ा होगा। तो इस एतबार से आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, ठीक। जी जी जी। जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 94, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन नॉट इजिली बी ऑटो ग्रेडेड बाई LMS सॉफ्टवेयर। जैसे देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन हमने किया, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर क्या होता है, डिस्कशन भी होते हैं, क्विजेस वगैरह भी होते हैं। जिस तरीके से मूक का एक मतलब जिस तरीके से मूक के अंदर ये आपके डिस्कशन वगैरह होते हैं, उसका एक फ्यूचर इसको भी शुमार किया जाता है, यानी इसके अंदर भी डिस्कशन फॉरम वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर भी ये सारी चीजें होती हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सा जो है ये LMS सॉफ्टवेयर के अंदर आसानी से नहीं आएगा, कौन सा क्वेश्चन टाइप्स जो है। तो LMS जो है आपका एक तरीके से क्या है, मतलब नेटवर्क बेस्ड है, यानी इंटरनेट बेस्ड है, ICT बेस्ड है ना। तो ICT बेस्ड में जैसे अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको हम लोग लगाते हैं। जैसे आप एग्जाम के NTA के एग्जाम देने जाते हो, वो भी आपका एक ICT बेस्ड है, तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस टाइप के नहीं आ सकते। सब्जेक्टिव नहीं आएगा सर उसमें, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। हाँ, तो यही है, तो ऑप्शन नंबर C जो होगा आपका ये नहीं है, क्योंकि ये लिखने वाला है ना, तो इसमें ये सारी चीजें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ट्रू फॉल्स वाले भी आते हैं, मैच द कॉलम वाले भी आते हैं, C आपके नहीं आएंगे। आसान सा क्वेश्चन था, बट अगर समझ में आ जाता है तो बन जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका काफी आसान क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया है। जिनको मतलब बेसिक सी चीज मालूम है, जैसे हमने मतलब बार बार पढ़ा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना इन सारी चीजों पे तवज्जो नहीं देते हैं कि हेक्साडेसिमल क्या है, या डिसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, या बाइनरी क्या होती है, बेस पर भी वो लोग तवज्जो नहीं देते, मतलब इस तरीके से निगलेक्ट कर देते हैं बहुत सारी चीजों को। हमने भी बहुत सारी चीजों को हम लोग भी करते हैं, तो कुछ इस तरीके की चीजों को जो लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसा कभी भी बहुत आसान सा क्वेश्चन आ जाता है। तो आसान सा क्वेश्चन अगर आ जाए तो अफसोस होता है अगर वो नहीं बनता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 95, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर अंडर AD रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट बेस, है ना। तो यानी यहाँ पर जो बेस दिया गया उस बेस के मुताबिक आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग तक आपको जाना है। अब देखते हैं किसको किसको ये क्वेश्चन समझ में आता है। बेस पूछा गया है। ऑप्शन पता नहीं सर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी से सब बी लग रहा है, ऑप्शन ऑप्शन बी, बी, ऑप्शन बी। सर। जी, एक कोई ऑप्शन मतलब डी बोल रहा है, ठीक है, जासमीना की जानिब से डी आया, और बी सर, बी। बी सर। बी सर, बी। बी, चलिए रईस भी बी बोल रहे हैं, और ये भी फखरुज्जमा भी बोल रहे हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या आपको लगा, मैंने कहा बेस के एतबार से बताना है, तो बेस आपकी तो यही है ना, बाइनरी की बेस 2 है, ऑक्टल की 8 है, और डिसिमल की 10 है, हेक्साडेसिमल की 16 है। तो इसके जी मुताबिक सर, तो ही वो आप असेंडिंग लगाओगे, जी जी जी। डिक्रीजिंग उस से पर ध्यान इंक्रीजिंग नहीं लगाओगे। हम्म। तो ABCD सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देखने में मतलब जैसे कितना टफ सा लग रहा है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक।
तो आप मतलब देखिए ये क्या है, मतलब क्वेश्चन करने से हमें अप्रोच पता चलती है। यानी इस अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है वो हमें एक तरीके से डिसेंडिंग लिख के पूछ दें। तो हम क्या है कि अगर मतलब जो भी क्वेश्चन आपका मार्केट में आता है, जैसे कोई भी नया क्वेश्चन अगर बनता है, जैसे होता है ना, जैसे एनटी मतलब आपने बहुत सारे पीवाईक्यूज को किया, आप 2021 से लेकर जितने भी पीवाईक्यूज आप करेंगे, लेकिन आपको इस जैसा कोई भी एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका क्या मतलब, ये अभी क्वेश्चन जो है ये न्यू मार्केट के अंदर फ्रेम होकर आया है। तो क्या है कि अगर हमारी नजर इन जैसे क्वेश्चन पे पड़ती है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बनता है, तो हम कहीं ना कहीं तब हमारा दिमाग भी काम करता है, हम दिमाग लगाने की कोशिश भी करते हैं कि यार हमने इस जैसा क्वेश्चन हमारी नजर से गुजरा है, तो हम देखते हैं क्या पता बन जाए हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आपको इस तरीके का क्वेश्चन डिसेंडिंग में देकर भी पूछा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 96, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ कंप्यूटर वर्म। यानी इस बार आपके जो है ना वर्म से, इसी तरीके से ट्रोजन हॉर्स से, इससे भी तकरीबन हम लोग कितने क्वेश्चन, मेरे ख्याल से मिला जुला के हम लोग 10 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे, खास तौर से इन दो टर्म से, वर्म से एक ट्रोजन हॉर्स से, है ना। तो वार्म के बारे में पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि मालवेयर दैट डजंट रिप्लिकेट इटसेल्फ बट स्प्रेड थ्रू द सोशल इंजीनियरिंग, मालवेयर दैट रिप्लिकेट बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं कि वो मालवेयर है जो खुद एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के अटैच से वो पैदा होता है, एक मालवेयर है जो खुद एक एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम के अटैच होने से पैदा होता है, ये एक मालवेयर है दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ एज स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर। कह रहे हैं कि एक मालवेयर जो खुद पैदा होता है और ये एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर की तरह होता है, यानी एक ऐसा मतलब अकेला सॉफ्टवेयर जो खड़ा हो। सर सी सर। नो सर, सी या डी? लास्ट ऑप्शन सर डी। सी नहीं होगा सर? हाँ देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन नंबर डी। इसमें मतलब आपको क्या है, इसमें देखिए कुछ भी किसी भी चीज से इसमें अटैचिंग फटैचिंग नहीं होती है। ठीक है, हमें मालूम है कि मालवेयर खुद पैदा होता है, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ये भी बंदा अकेला ही होता है। ठीक है, तो रिप्लिकेट इटसेल्फ, तो इसमें अटैच फटैच दिया गया है, तो हमें मतलब कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। यहाँ पर नो लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर है। यानी किस तरीके से, यानी एक टर्म में से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, शर्त वही है, सर ये अगर कंसेप्ट के लिए। सर, ये डिफिनेशन जो भी तू मालवेयर की यहाँ पे दी हुई जो ऑप्शन डी में आया, तो वॉर्म की भी तो सेम ही है। तो वार्म वो के भी बारे में तो ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। नहीं सर, पूछा तो मालवेयर के बारे में जा रहा है। नहीं नहीं, वार्म तो एक मालवेयर का ही हिस्सा है ना, मालवेयर की ही टाइप्स तो है वार्म। जी, तो मतलब उसी से कंफ्यूजन हो रहा था कि ये वॉर्म का भी सेम और इसका भी। नहीं नहीं, मालवेयर ये कोई मालवेयर मतलब ये होता है, मालवेयर एक ऐसी चीज होती है जिससे एक तरीके से आपको फंसाया जाता है, यानी जिससे आपके कंप्यूटर खराब हो सकते हैं, आपके पर्सनल और दीगर सारी चीजें जो है वो चोरी हो सकती है। तो मालवेयर की ये एक ओवरऑल ब्रॉड डिफिनेशन है, उसकी डिफिनेशन की कुछ मतलब इस मालवेयर की कुछ टाइप्स होती है, जिसके अंदर आपका ट्रोजन हॉर्स आता है, वॉर्म आते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा था। इसी तरीके से आपका वायरस आता है, की स्ट्रोक लॉकर आता है, ठीक है, रूट किट आता है, रैंसमवेयर आता है, स्पाईवेयर आता है, एडवेयर आता है, ये सारी चीजें क्या हमारी मालवेयर की ही टाइप्स हैं। ठीक है, और ऊपर आपको कहा गया है कि एक कंप्यूटर वार्म के ताल्लुक से बताना है, तो वार्म ही तो मालवेयर का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है तो ठीक है ठीक ऑप्शन है। नंबर डी सही। देखिए इसमें जो होता है, जी नहीं ठीक है, आप इसको बोल दें उसके बाद में जी सर मुझे इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछना था, आप ये वाला मुकम्मल कर दें फिर मैं पूछ लूंगी। जी सर, मैं इसको ही पूछ रही थी। हाँ बोलिए। सर इसको इसमें इन्होंने नॉवल पूछा क्या था? इसमें आपको बेस के मुताबिक असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, बेस के मुताबिक, यानी जैसे बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डिसिमल का 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। ठीक है, तो इस बेस तो के ये तो मतलब मुताबिक, बस नॉर्मल ऐसे ही कर देना है, हाँ इसमें तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर मैं इसको ना निकालने लग रही थी कि शायद नहीं तो इसमें 30 निकालने का कुछ दिया नहीं है ना, तो आप किसको किससे निकालेंगे ये बताइए। जी सर, जी सर। जी जी, चलिए देखिए, ये होता है स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर जो होता है, इसके बारे में आप जान लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये भी जान लीजिए ना कि यानी मालवेयर को ना स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपके जहन में रहना चाहिए। तो कह रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन वर्क ऑफलाइन डजंट नेसेसरी रिक्वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन टू द फंक्शन। तो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये ऑफलाइन वर्क कर सकता है, इसको किसी भी नेटवर्क कनेक्शन की या किसी भी फंक्शन की जरूरत नहीं होती है। कह रहे हैं कि अ प्रोग्राम दैट रन एज अ सेपरेट कंप्यूटर प्रोसेस नॉट एन ऑड मतलब ऑन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस।
तो इसमें कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर प्रोसेस से एक तरीके से अलग होकर ये रन करता है और इसके अंदर जो कुछ भी मतलब प्रोसेस चलती रहती है, कुछ भी ऐड और ऑन करने की जरूरत नहीं होती। स्टैंड अलोन यानी जो अकेले खड़ा है। तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो वार्म होता है वो भी एक तरीके का अकेला ही होता है, यानी किसी भी चीज के अटैच होने से या एक जगह से दूसरी जगह पे होने से ये नहीं फैलता। यानी कोई भी फाइल अगर हमारे कंप्यूटर में आती है या कोई भी यूएसबी हमारे कंप्यूटर में आती है, उस वजह से वार्म नहीं होता। वार्म क्या है, खुद से पैदा होता है, खुद से मरता है, यानी उसको मतलब खुद से पैदा होता है, खुद से उसके बच्चे होते हैं, ये सारी चीजें होती है वार्म के अंदर। तो स्टैंड अलोन जो होगा, इसका क्या मतलब, जो खुद से खड़ा है, तो इसको भी एक तरीके से कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, कंप्यूटर से अलग होकर ये बनता है और उसी में ये चलता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टैंड अलोन प्रोग्राम अ प्रोग्राम दैट डजंट रिक्वायर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस टू रन। यानी कह रहे हैं कि स्टैंड अलोन प्रोग्राम जो होता है, इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती इसको चलने के लिए। यानी एक बिल्कुल भी एक तरीके से अजीब तरीके का ये सॉफ्टवेयर होता है जो बगैर नेटवर्क के कनेक्शन के चल जाएगा, बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के चल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके के ये सॉफ्टवेयर होते हैं स्टैंड अलोन जो होते हैं। तो सिंपल सी इसकी मतलब बेसिक सी डेफिनेशन है, ओवरऑल आपके जहन में रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 97। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज इलीगल और अनइथिकल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में कौन सा जिसको इलीगल या अनइथिकल कंसीडर किया गया है। कह रहे हैं कि अ हॉस्पिटल रिवील्स क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ अ पेशेंट। कह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल ने एक पेशेंट से की क्लिनिकल हिस्ट्री को जाहिर कर दिया, यानी रिवील कर दिया बगैर एक पेशेंट के रजामंदी के। क्लिनिकल हिस्ट्री का मतलब क्या है, यानी जो भी उसके यहाँ से वो दवा करता था उसके मतलब क्या मतलब किस इश्यूज की वो दवा करता था, या उसके अंदर कुछ ऐब है या किस ऐब की दवा करता था, इस तरीके की सारी चीजों को क्या है हॉस्पिटल ने क्या किया, मरीज की रजामंदी के बगैर उसकी सारी चीजों को जाहिर कर दिया है। A student using proprietary software without the having license। कहने कि एक स्टूडेंट जो है वो मतलब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है बगैर लाइसेंस के। और ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते क्या है, आपने पढ़ा है, ठीक है। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या उनको लाइसेंस की जरूरत होती है या नहीं होती। लाइसेंस का मतलब यानी ये पेड सॉफ्टवेयर होते हैं या नहीं होते हैं। यानी कि अ पर्सन स्टेलिंग अनदर पर्सन क्रेडिट कार्ड नंबर, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन का क्रेडिट कार्ड मतलब जो है चोरी कर लिया। डी में आपको कह रहे हैं कि अ कॉलेज यूजिंग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बीइंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन ऑल इट्स मतलब 200 कंप्यूटर ऑन द कैंपस। कह रहे हैं कि एक कॉलेज जो है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है अपने उसके कैंपस के 200 कंप्यूटर है, यानी सब पर कैंपस के 200 कंप्यूटर पर वो क्या कर रहा है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है एक कॉलेज। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या इलीगल अनइथिकल वाली चीजें पूछी गई है, तो आपको इसमें से क्या लगता है कौन सा इलीगल हो सकता है या कौन सा अनइथिकल हो सकता है, मतलब सही नहीं हो सकता कौन। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, ठीक है। और कोई बताए। ऑप्शन डी। बी। जी नहीं, देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो मतलब डी कैसे होगा, देखिए ए भी है, अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा करता है ना, तो एक तरीके से ये भी गलत है। अगर कोई देखिए डॉक्टर के पास देखिए जो मर्ज आप अपने घर के अंदर अपने माँ बाप को नहीं बताते हो, कुछ ऐसा मर्ज कुछ अंदरूनी बीमारियां आपको हो जाती है, आप डॉक्टर के पास हर एक चीज जाकर क्या करते हो, उगल देते हो, बोल देते हो, है ना। तो अगर डॉक्टर जो कुछ ऐसा कर रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, इस तरीके से आपकी रजामंदी के बगैर आपका इलाज वहां से चल रहा, सब कुछ चल रहा है और वो सारी चीजें हर किसी को मतलब बता रहा है, तो ये भी क्या है, अनइथिकल गलत काम कर रहा है ना। और अगर आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी लाइसेंस से बेस्ड होते हैं। लाइसेंस से बेस्ड होने का मतलब क्या है कि यानी ये सॉफ्टवेयर ऐसा होता है अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको एक तरीके से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा कि यानी ये सॉफ्टवेयर आप 2 साल के लिए चला सकते हो, 2 महीने के लिए चला सकते हो, यानी जितने दिन तक का आप पे करोगे उतने दिन का आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, ठीक है। आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लोग पेड खरीद के पढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। डिजाइनिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पैड इस्तेमाल किया जाता है। वेलकम एक आपका डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें इंडिया में तो नहीं चलती है, ये दुबई वगैरह के अंदर ज्यादा चलता है वेलकम जो होता है, जिसमें डिजाइनिंग की जाती है कपड़े के गले की या इसी तरीके से आस्तीन वगैरह की बनाई जाती है, बहुत नेक्स्ट लेवल का ये सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सब सारे क्या होते हैं, आपके पैड होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर ये आते हैं। और ये तो सरासर बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी मतलब किसी भी पर्सन की चोरी कर रहा है, और ये एक सिंपल सी बात लिखी गई है, तो डी वाला कुछ भी नहीं, बाकी ए बी सी जो होगा आपका ये अनइथिकल यानी इलीगल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर है, ठीक। चलिए, जी क्वेश्चन नंबर आपका है 98।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका बना है इसका हर कोई इस्तेमाल करता है। अब देखते हैं ये कितने लोग मतलब इसका सही आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वे टू क्विकली एक्सेस अ फेवरेट, ठीक है, फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इन इट इन योर ब्राउजर। यानी कौन सा फॉलोइंग एक तरीका है, यानी आप अपनी फेवरेट वेबसाइट को वेब ब्राउजर के अंदर मतलब अपने ब्राउजर में सेव करके उसको जल्दी से एक्सेस कर सकते हो। जैसे होता है ना कि कभी कभी अगर हम किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हैं या किसी भी चीज को पढ़ते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको ना काटे तो हम उसको सेव कर देते हैं। तो उस जो सेव करने का एक प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कुकीज बोलते हैं, बुकमार्क, ब्लॉग्स या विकी? बुकमार्क। बुकमार्क। ऑप्शन बी सर। हाँ ठीक है। तो इसका तो काफी मेरे साथ आजकल इसका इस्तेमाल हो रहा, बुकमार्क का होता है। जैसे होता है कि मतलब अपने कंप्यूटर के अंदर मैं अलग अलग इस तरीके के मतलब न्यू न्यू पेज लेता रहता हूँ, तो मुझे कभी इस पेज पे कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छे मतलब लिखे हुए आर्टिकल मिल जाते हैं, कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं, कुछ वहां पे मिल जाते हैं। तो सबको एक साथ अगर मैं नहीं पढ़ सकता तो क्या है, कंट्रोल डी, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल डी करोगे तो वो आपका क्या है, स्क्रीन पे बुकमार्क हो जाता है। ठीक है। मोबाइल के अंदर भी होता है, मोबाइल के अंदर बाकायदा पूरा ऑप्शन बने होते हैं बुकमार्क्स के। तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर में शॉर्ट कीज आप इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल डी का इस्तेमाल करोगे, तो जो भी चीज आप चाहते हो कि हम इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छा आर्टिकल, अभी मेरे पास टाइम नहीं, तो कंट्रोल डी कर दीजिए, वो आपका सेव हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिर जब भी चाहो आप उसको ओपन करके पढ़ सकते हो, यानी आपको फिर से उन सारी चीजों को सर्च करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और ये कुकीज क्या होती है, यानी वो हिस्ट्री होती है। जैसे जो भी चीज हम सर्च करते हैं तो वो कहाँ पर हमारी जाती है, वो बाकायदा एक जगह जाकर लिस्ट होकर जमा हो जाती है। उसको क्या है, कंप्यूटर के टर्म में उसको कुकीज बोला जाता है, और मोबाइल में हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री को डिलीट कर दो। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 99। स्टैटिक रैम से इज टिपिकली यूज फॉर पीसी मेंस मेमोरी वाइल डायनेमिक रैम्स इज यूज्ड फॉर द सीपीयू कैश, है ना। कहने की स्टैटिक रैम जो है वो यूज किया जाता है मेन मेमोरी के लिए, जबकि डायनेमिक रैम जो है उसको सीपीयू कैश के लिए यूज किया जाता है। स्टैटिक रैम से इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डायनेमिक रैम। तो इसमें क्या सही लगता है? अब ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये किसी सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, किसी भी स्टेटमेंट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। पहला सही, दूसरा गलत से। चलिए, बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने काफी अच्छी दी है। और कोई बताए? सर दोनों ही गलत है ये। दोनों गलत है। स्टैटिक रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डायनेमिक रैम। दूसरा सही है सर। दूसरा सही। हाँ भाई, दूसरा दोनों सही है। सही है। ठीक है। नहीं, देखिए इसलिए डायनेमिक confuse रैम करते जो हैं होता है ना वो सीपीयू में नहीं होता। सीपीयू कैश के लिए जो होता है ना, सीपीयू कैश में स्टैटिक रैम से यूज होते हैं। ठीक है, डायनेमिक रैम नहीं यूज होते हैं। तो ये गलत है आपका पहला। बाकी सेकंड आपका सही है, स्टैटिक रैम से फास्टर एक्सपेंसिव होता है डायनेमिक रैम से। जी सर स्टैटिक रैम होता क्या है? जी, स्टैटिक रैम होता क्या है? क्या होता है मुझे क्लियर नहीं है आप क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? सर स्टैटिक्स होता क्या है सर, इसका क्या मतलब? बोल रहे स्टैटिक रैम होता क्या है? ओहो, स्टैटिक, देखिए रैम की 2 टाइप्स होती है। ठीक है। रैम जो हमारा, एक रैम होता है, एक रोम होता है। ठीक है। तो रैम की 2 टाइप्स होती है, एक होता है एचडी रैम जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स रैम। ठीक है। और एक हमारा होता है डी रैम जिसको बोला जाता है डायनेमिक रैम्स। ठीक है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रैम की 2 टाइप्स होती है। यानी स्टैटिक रैम्स ये वो रैम्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, यानी जिसको बार बार आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। डायनेमिक ये वो रैम होते हैं, यानी ये वो मेमोरी होती है जहां पर जो भी डेटा होगा बार बार उसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। रैम मेमोरी के बारे में आपको मालूम है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर या आप अपने कंप्यूटर पर जो कुछ भी करेंटली काम को करते हैं, जैसे अभी ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो हमारी हो रही है वो किसके अंदर, किस मेमोरी के अंदर ये परफॉर्म हो रही है? वो रैम मेमोरी के अंदर हो रही है। तो रैम मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मेमोरी जो है आपके डेटा को लंबे वक्त तक या लंबे समय तक महफूज नहीं रखती। अभी अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो जितनी भी चीजें हम आपको पढ़ाए हैं, जो कुछ भी हमने किया है, वो सारी की सारी चीजें डिलीट हो जाएगी जब तक हम उसको सेव नहीं करेंगे। ठीक। तो देखिए, अब ये स्टैटिक रैम्स आपकी क्या होती है? स्टैटिक रैम्स आपकी फिक्स होती है। ठीक है। जैसे क्या होती है, जैसे आपने मान लिया, जैसे हम इसकी एग्जांपल आपको देते हैं कि मान लीजिए आपने आधे घंटे का या 1 घंटे का कोई भी प्रेजेंटेशन आपने बना लिया, और प्रेजेंटेशन आप बनाकर आप क्या करते हो, स्लाइड पर लगा देते हो। तो उसके अंदर आपने रिकॉर्ड भी किया, सब कुछ किया है, तो आपका प्रेजेंटेशन जो है पूरा 1 घंटा चल जाएगा ऑडियंस के सामने। आपको क्या, अपने कंप्यूटर को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे रिफ्रेश करना पड़े ताकि मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो आगे बढ़े। तो इस तरीके की चीजें जो है मतलब एक तरीके से एक फिक्स वे में जो बढ़ती रहती है,
वो भी करंटली आपके कंप्यूटर पे काम ही हो रही है, तो वो स्टैटिक रैम से के अंदर आएंगे। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपने घड़ी सेट कर दिया है, तो घड़ी को आप सेट कर देंगे, वो अपने हिसाब से चलती रहेगी, बार बार उसको सेट करने या बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भी स्टैटिक रैम्स के अंदर वो सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। डायनेमिक रैम्स आपके वही होते हैं जहां पर आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कुछ लाइव देख रहे हैं, जैसे आजकल मैच चल रहा है, जब भी आप मैच देखोगे हर 5 मिनट के बाद आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ताकि आपको अपडेटेड डेटा मिलता रहे। इसी तरीके से कंप्यूटर के ऊपर आप अगर नेट चलाते हो या और कुछ भी काम करते हो, आप कंप्यूटर जो वो जल्दी से प्रोग्रेस नहीं कर रहा, नहीं चल रहा, तो बार बार हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं। तो ये चीजें हमारी डायनेमिक रैम के अंदर आती हैं। ठीक है, समझ में आया? बाकी जी सर। हाँ ठीक है। और डिटेल में सब कुछ जानना, तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बोल ही दिया है कि कम से कम शुरुआत की जो क्लासेस होती हैं उसको आप देख लीजिए, आईसीटी की जो हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से मेमोरी के एस्पेक्ट वहां पर ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। देखेंगे तो आप ही का फायदा है। ठीक है, आप ही के कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 100। तो यहाँ पर क्या असर्शन 1 है एंड रीजन है। तो कह रहे हैं कि फ्री वाईफाई एक्सेस टू एवरी सिटीजन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया, जिसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हर सिटीजन को फ्री वाईफाई जो है हमें एक्सेस करवाना या फ्री वाईफाई हमें प्रोवाइड करना है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत क्या इंडिया का कोई भी ऐसा मकसद या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि हर सिटीजन को हमें फ्री वाईफाई देना है। रीजन में कहा जा रहा है कि आईसीटी इज अ पावरफुल इनेबलर ऑफ अ डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी। कह रहे हैं कि आईसीटी जो है एक पावरफुल तो होता है, और वो क्या करेगा, डिजिटली सोसाइटी को भी पावरफुल बनाएगा। इंपावर का मतलब क्या होता है कि यानी पावरफुल बनाना, बिल्कुल जैसे इंपावर वुमेन बोलते हैं, यानी एक तरीके से औरत को महान बनाना, पावरफुल बनाना। तो आईसीटी पावरफुल होता है, तो वो सोसाइटी को वो डिजिटली क्या करना चाहता है, पावरफुल बनाना चाहता है। तो इसमें क्या लगता है आपको? सर डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। जी 1 मिनट रुके आप लोग। जी, तो आप लोग क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर बी। डी 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 लास्ट ऑप्शन। डी सर। हाँ ठीक है, डी। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका डिजिटल इंडिया है, ठीक है, तो डिजिटल इंडिया में फ्री वाईफाई को प्रोवाइड करने की, एक्सेस करने की बात नहीं की गई थी। हाँ, कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात की गई थी, यानी रूरल एरिया के अंदर क्या है, इंटरनेट को फैला दिया जाए, ताकि कोई भी मोबाइल जो है वो कनेक्शन से खाली ना रहे। जैसे होता था कि पहले देहातों के अंदर क्या लाइट भी नहीं आती थी, नेटवर्क दूर की बात है। तो डिजिटल इंडिया जैसे अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे गांव है देहातों के अंदर, आप देखेंगे मतलब जहां पर नेटवर्क वगैरह बिल्कुल भी काम नहीं करता है। मतलब मेरा गांव जो है वो खुद ही छोटा था, बट 4-5 साल से मतलब क्या है, अब यहाँ पर बहुत सारे टावर्स भी लग गए हैं, जियो के हैं, एयरटेल के हैं, आइडियाज के, मतलब हर किसी के हो गए हैं। तो अब नेटवर्क वगैरह जो है बहुत ठीक ठाक रहता है, पहले बहुत दिक्कत होती थी लोगों को। तो डिजिटल इंडिया जो है आपका कब आया था? 2015 में आया है। कह रहे हैं कि वाज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क टू रूरल एरियाज। इसका मकसद क्या था कि हमें हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क को प्रोवाइड करना है, किसके लिए? रूरल एरियाज के लिए, यानी विलेज वाले जो एरियाज होते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन जो है नरेंद्र मोदी के जरिए 1 जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया। द मोटो ऑफ द डिजिटल इंडिया, यानी डिजिटल इंडिया का जो मोटो, पावर टू एम्पावर। ठीक है, तो इसका मोटो भी आपसे पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। देयर आर द 3 कोर कंपोनेंट, इसके 3 मेन कंपोनेंट है, यानी 3 मेन अज्जा है। वो क्या है? डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के 3 मेन अज्जा हैं। एक है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। ठीक है, हमें डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। डिजिटली क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मतलब डिजिटल तौर पे हमें बहुत सारी चीजों को क्रिएट करना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सारे इस तरीके से, मतलब जो भी है उसके ताल्लुक से हो सकते हैं, उनको यहाँ पर बनाने की बात की गई है। कह रहे हैं कि डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विस एंड डिजिटल लिटरेसी। तो ये 3 मेन अज्जा, बस इसके नाम को आपको जहन में रखना है। तो कुछ भी इस तरीके से इसका मोटो भी पूछा जा सकता है, इसके कंपोनेंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो यही है, टू प्रोवाइड द हाई स्पीड इंटरनेट इन ऑल ग्राम पंचायत। तो सारे ग्राम पंचायत में हमें क्या करना है? हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना है। तो ग्राम पंचायत आपके वही होते हैं जो विलेज लेवल के होते हैं, विलेज लेवल पे ही ग्राम पंचायत वगैरह, ये सभा वगैरह जो है बैठती रहती है। टू प्रोवाइड द इजी एक्सेस टू कॉमन सर्विस सेंटर इन ऑल द लोकेलिटी, यानी सारे लोकेलिटी में, यानी सारी विलेज वाली एरिया में इन्होंने कहा कि हमें एक कॉमन सर्विस सेंटर जो है मतलब बनाना है, प्रोवाइड करना है, ताकि मतलब क्या एक तरीके से कनेक्टिविटी के ताल्लुक से सारी चीजों की देखभाल कर सके।
The Digital India program also focus on restructuring many existing schemes that can be implemented in a synchronized manner. तो डिजिटल इंडिया का फोकस इस पर भी है कि यानी मौजूदा जो भी स्कीम चल रही थी इंटरनेट को बढ़ाने के ताल्लुक से, उसको ये रिस्ट्रक्चर करेगी, यानी उसको फिर से संभालेगी, उसको एक तरीके से अच्छा करेगी, अच्छा बनाने की बात करेगी, ताकि उस स्कीम को हम क्या कर सके, एक सिंक्रोनाइज मैनर में, यानी स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्गेनाइज वे में हम उस स्कीम को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। तो सिंपल सी बात है, आपको वहां पर वाईफाई लिखा गया है, तो क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है रूरल एरियाज के लिए। आपसे अर्बन भी कहकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके जो मेन कंपोनेंट है ये भी, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसकी डेट याद रख लीजिए, इसका मोटो याद रख लीजिए, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा रूरल एरियाज के लिए, ठीक है। प्लस इसके जो 3 मेन कंपोनेंट है वो याद कर लीजिए, और ये कॉमन सर्विस सेंटर जो है इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए। ये याद करेंगे तो आपको याद ही आ जाएगा कि ये डिजिटल इंडिया के अंदर इसकी बात की गई है, ठीक जी। इसके लिए चलिए, समझ में आया ना आप लोगों को? जी चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके 101, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट AE, यानी AE से लेकर जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं फॉलोइंग में से, इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू मोर रिसेंट, ठीक है। यानी आपको ओल्डेस्ट से मोर, मतलब जो रिसेंट, मोर रिसेंट से आपको क्या करना है, हिस्ट्री, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, कंप्यूटिंग की जो भी हिस्ट्री है, उसको आपको एक तरीके से करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। यानी इंटरनेट पहले आया या कैलकुलेटर मशीन पहले आई, कंप्यूटर माउस पहले आया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फेसबुक। तो यानी सबसे ओल्डेस्ट से आपको रिसेंट तक जाना, सबसे रिसेंट कौन सा आया है? सर डी ऑप्शन। हाँ ठीक है, तो ये है कैलकुलेटर मशीन, ठीक है। कैलकुलेटर लेटर जो है आपका मतलब बहुत पहले आया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर माउस है, फिर इंटरनेट है, और फेसबुक वगैरह, ये व्हाट्सएप वगैरह आपकी बहुत बात की चीजें हैं, ठीक है। देखिए फेसबुक वगैरह को मैंने सर्च करने की कोशिश की, बस मुझे कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिल पाई है। आप में से किसी को कुछ मिला ऐसा कि फेसबुक किस साल में आया, किस ईयर में? 2006। ये सही डेटा, कहीं कहीं 2004 भी मिलता है, 2000 भी मिलता है, 6 भी मिलता है, 7 भी मिलता है। फेसबुक 2004, 2006, फेसबुक 2004, टेलीग्राम 2013। 6 में होते थे, 3 महीने में बनाया था जो उनको। और व्हाट्सएप कब आया है? आपस में बात, व्हाट्सएप आया है सर आई थिंक 8 में, 2008। चलिए ठीक है। और ये ट्विटर, मालूम है ट्विटर का? ट्विटर तो काफी पहले। ट्विटर भी तो 2008 में आया है। मैंने ट्विटर 2006 मिला था, और ट्विटर पहले का है थोड़ा। फेसबुक और ट्विटर दोनों 2006 में है। देखिए ट्विटर से ना एक क्वेश्चन आया है, मुझे अब याद आ रहा है, ट्विटर 2008 में आया। ट्विटर में 2008 के अंदर वो जो हमला हुआ था मुंबई के अंदर, अजमल कस्साब का कुछ ऐसा एक वाकया हुआ था, अजमल नाम का कुछ ऐसा हुआ था, मतलब पड़ोसी कंट्री का कुछ ऐसा। सर ये ट्विटर जो है ना फाउंडेड 21 मार्च 2006 ही है सर। 6 है जी जी। और फेसबुक में जो 2004 लॉन्च हुआ था सर, इसका फाउंडेड था 21 मार्च, लॉन्च हुआ था 15 जुलाई 2006। चलिए, तो ये डेट, इस तरीके की जो मशहूर चीजें उसको याद, मतलब अपने जहन में रखिएगा। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक हो गया, और इंस्टाग्राम भी आजकल बहुत चल रहा है ना, तो कम से कम इतना। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल रिसेंट है सर। वो आया था ना सुपर फॉलोवर का क्वेश्चन आया था एक, तो वो ट्विटर ही होगा मेरे ख्याल से सुपर फॉलो। ये क्या इंस्टाग्राम उसका सही आंसर क्या दिया गया था उसका? पता नहीं सर उसका तो मुझे। ट्विटर ही था वो, ट्विटर ना। देखिए ट्विटर पे ही सुपर फॉलो होता है, जैसे आप लोग एनटीए को जब मेल करते हो, आपका सुपर वाला ही चलता है वहां पे, जो ट्वीट चलता है वही। इंस्टाग्राम सर 2010 के आसपास आया, 10 में आया था सर इंस्टाग्राम। चलिए ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड फॉर आईसीटी एनेबल टीचिंग, है ना। कौन से टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो आईसीटी टीचिंग के लिए? पेपर चार्ट, फिजिकल मॉडल्स, या प्रोजेक्टर, या ब्लैक बोर्ड्स? प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 103, कह रहे हैं कि विच टाइप्स ऑफ वायरस और डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर कुड अपेयर टू बी यूजफुल बट विल एक्चुअली कॉज डैमेज वंस इंस्टॉल और रन बाय अ यूजर।
तो ये एक मतलब क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, बट एक थोड़ा मतलब अलग तरीके से लिख के ये पूछा गया है। कह रहे हैं कौन सी टाइप है वायरस की या एक डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर की, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर की जो आपके कंप्यूटर के अंदर तोड़फोड़ कर सकता है। कह रहे हैं कि कुड अपेयर टू बी यूजफुल, अगर वो आपके कंप्यूटर पे अपेयर होगा तो यूजफुल तरीके से मतलब बिल्कुल लगेगा, यानी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बिल्कुल लगेगा देखने में। कह रहे हैं बट विल एक्चुअली कॉज डैमेज वंस इंस्टॉल और रन बाय अ यूजर। कह रहे हैं कि अगर वो यूजर के जरिए एक मरतबा या उसको चला दिया जाए या अगर एक बार वो इंस्टॉल हो जाए तो एक्चुअली में वो क्या करता है, डैमेज की वजह बनता है वो सॉफ्टवेयर। तो वो मतलब क्या है, हॉक्स है, ट्रोजन हॉर्स है, वार्म है या सिस्टम सेक्टर है? शायद बी होगा सर, सर ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन बी। हाँ देखिए, इसको ऑप्शन नंबर बी ही माना गया है, ठीक है, एनटीए की जानिब से। तो इसमें कुड बी अपेयर टू बी यूजफुल, तो कुछ इस तरीके से भी लिख के पूछा गया है आपको, जैसे अब कि इससे इस जैसा जितना भी हमने क्वेश्चन देखा है वहां पर डिस्गाइज लिखा हुआ है या फिर मैस्क्यूरेट से लिखा हुआ है, जितने भी आप पुरानी क्वेश्चन देखेंगे, बट इससे जो क्वेश्चन आया है ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। मतलब यूजफुल जाहिर होगा, यानी वही क्या है कि यूजफुल एप्लीकेशन की शक्ल ले लेगा, ठीक है। ये वर्म क्या होगा? वो तो वर्म है ना, WORM। कौन सा WORM? राइट वंस रीड मेनी, और ये क्या है? WARM। ये वार्म ही होगा फिर, राइट वंस रीड में नहीं, ये फिर टाइपिंग में गलती होगी, मिस्टेक होगी, ठीक है। ये अगर वार में ही होगा तो मेरे ख्याल से वार में कुछ होता नहीं है। मैंने देखिए हाउस को सर्च किया, सिस्टम सेक्टर को सर्च किया, तो कुछ मतलब वैसा कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैंने छोड़ दिया फिर इसको। ये वाम है, मैं जब इसको देखा मुझे वाम ही लगा ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए लिखा हुआ है, पता नहीं ये क्वेश्चन में या लिखने में गलती हो गई है या फिर वाम ही होगा ये। चलिए इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 104। तो इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइस आर कंसीडर्ड ओनली इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इस बार इनपुट आउटपुट से भी आपके काफी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, इनपुट आउटपुट से। तो वो कौन सी पेरिफेरल डिवाइस है जिसको आप इनपुट डिवाइस मानोगे? माइक्रोफोन, स्कैनर, प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक या ट्रैक बॉल? सर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसमें एक को आप एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। सर सी ऑप्शन ऑप्शन। ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही रहेगा सर। हाँ ठीक है, Yes. तो वो ऑप्शन एक ए। वो आउटपुट डिवाइस है। हाँ ठीक है, तो ये प्रोजेक्टर, देखिए प्रोजेक्टर एक स्क्रीन का काम करता है ना, प्रोजेक्टर जो है वो एक स्क्रीन का काम करता है, आपको आउटपुट देता है। तो ये इसी को, सी को ही एलिमिनेट करना था, तीनों आपका निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। जॉय स्टिक, ट्रैक बॉल, ये कुछ इस तरीके के होते हैं, सिंपल से मैंने सिर्फ इमेज डाल दिया। ये फोटो गेम वगैरह खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी रिमोट की शक्ल में ये होता है। ट्रैक बॉल जो, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या है, आपका माउस भी जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आएगा। तो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या है, जिसको आप इधर से उधर पॉइंट कर सकते हो, हिला सकते हो, जैसे है ना, माउस को भी हम लोग अपने हाथ में पकड़ के उसके कर्सर को और उसके ऊपर इस तरीके की ये जो ये वाला वो बना हुआ है ना, गाड़ी की शक्ल में, चक्के की शक्ल में जो होता है, आगे पीछे हम करते रहते हैं, पॉइंट करते रहते हैं। तो ये भी बिल्कुल माउस की शक्ल का ही ये होता है, ट्रैक बार। ये कुछ इस तरीके के होते हैं, ये भी आपके क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो आज की क्लास को यहीं सर पर जी। सर हमने ये माइक्रोफोन पढ़ा था ना शायद, इनपुट में एज वेल एज आउटपुट में। हाँ दोनों में होता है बिल्कुल। तो लेकिन अब तो देखिए, यहाँ हाँ हाँ नहीं, अब देखिए यहाँ पर आपके जो ऑप्शन चारों दिए गए ABC, सब में क्या है, ABDE कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं ना। तो आप अगर देख लीजिए कि जिसका आपको बिल्कुल क्लियरली तौर पे आपको मालूम है कि जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो आपका C है, तो आप C को इलिमिनेट करोगे तो आप A को ले सकते हो, क्योंकि A में आपको ये एहतिमाल है कि ये इनपुट आउटपुट दोनों होता है, ठीक है। प्लस ए वाला जो आपका ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर, डी वाला भी 100% है, ई वाला भी 100% है, बी वाला भी 100% है, ठीक है। तो ए वाला भी तो आपका एहतिमाल वाला है, यानी दोनों होता है। अब इसके अलावा कोई चारा ही आपको नहीं बचा है कि आप इसमें से क्या हटाएंगे। जब सी को आप एलिमिनेट करते हैं तो आप किसको जाएंगे फिर लेकर, ठीक। जी सर। हाँ ओके मतलब सर। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जैसे हमने इससे पहले एक इनपुट डिवाइस वाला क्वेश्चन किया था, कल या शायद परसों किया था, जिसके अंदर वही इनपुट डिवाइस लिया गया था जो दोनों आते थे, इनपुट आउटपुट दोनों थे, लेकिन उन्होंने इनपुट के तौर पे उसको माना था। तो वो उस जैसा ऑप्शन भी आपके लिए फ्रेम करते हैं, अगर वो किसी चीज को मानते हैं दोनों मतलब दोनों तरीके से, तो वो आपके लिए ऐसा ही ऑप्शन फ्रेम करते हैं ताकि आप समझ जाओ कि वो क्या मतलब पूछ रहे हैं, ठीक है। जी सर। जी ठीक। और